इज इट कनेक्टेड? यस, चलिए। तो कल हमारी लास्ट क्लास हुई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप वापस आपने रीडिंग की होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और कुछ स्पेशल है ना शेप है, स्पेशल फिगर्स है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लर्न करने थे। और वो फिक्स है, रिंग, डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, अ रॉड एंड अ सॉलिड स्फीयर, यही थे, है ना। जैसे किसी रिंग के लिए क्या लिखते हैं आप, एम आर स्क्वायर। एक्सिस भी फिक्स है, वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होती है। रिगार्डिंग डिस्क, डिस्क के लिए क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर। एक्सिस फिक्स है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली। सिलेंडर का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, अगर होलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर, और अगर सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर। याद है, रिंग का कनेक्शन होलो सिलेंडर से और डिस्क का कनेक्शन सॉलिड सिलेंडर से था। और इसमें एक रॉड के लिए था, अगर एक रॉड है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसका है, ऑफ लेंथ एल एंड टोटल मास एम, तो उसके मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया था 1/12 ml स्क्वायर। और इसी रॉड के लिए अगर एक एंड से पास होने वाली एक्सिस है टेंजेंट, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या फाइंड किया था हमने, 1/3 ml स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका पता लगाया था, है ना। एक सॉलिड स्फीयर का, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, किसी सॉलिड स्फीयर का, उसके किसी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर, m मास r रेडियस। और स्फीयर की टेंजेंट के अबाउट याद आया कुछ, 7/5 mr स्क्वायर। एलसीएम कुछ किया था आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज लेकर, इस तरह से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो टेबल में आपको मिलेंगे, ये कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एक छोटी सी बात है, अब क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये मोमेंट क्या होते हैं, तो हम जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में कहते हैं फोर्स, तो फोर्स के कॉरस्पॉन्ड रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क, घुमाने वाला फोर्स टॉर्क, है ना। अगर किसी जैसे वो होता है ना बच्चों का झूलने का सीसा, सीसा, तो उसी तरह से एक सिस्टम लाइट हमने बना दिया सीसा जैसा। यहाँ पर वो नाइफ एज है जिसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ना। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें F1, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें F2, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये सीसा मोशन करेगा बिकॉज ऑफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ F1 फोर्स। तो ये रॉड ही मान लेते हैं हम, F1 फोर्स के इन्फ्लुएंस में रॉड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एरो किसके अकॉर्डिंग है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए, ओनली F1 के इफेक्ट में ये रॉड किस तरह से मोशन करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और F2 फोर्स के इन्फ्लुएंस में, F2 फोर्स के इफेक्ट में ये रॉड इस तरह से घूमेगी, किसके अबाउट, रोटेशनल पॉइंट, रोटेशनल एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन पॉसिबल आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट से F1 फोर्स का डिस्टेंस है लेट D1, और इस F2 फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस है लेट D2। तो ये D1 D2 को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है फोर्स की और यही लाइन ऑफ एक्शन है, और ये रोटेशनल एक्सिस है। तो रोटेशनल एक्सिस का फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D1। यहाँ पर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D2। और टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है F इंटू डी, F1 इंटू D1 टॉर्क हो सकता है, F2 इंटू D2 टॉर्क हो सकता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो टॉर्क ज्यादा होता है, फॉर्मूले से तो यही पता लग रहा है। टॉर्क का बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक टॉर्क को समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, वो होते हैं ना हमारे हैंडपंप, है ना, ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए हैंडपंप होते हैं। तो हैंडपंप का जो हैंडल होता है, आपने देखा होगा हैंडपंप का हैंडल थोड़ा सा बड़ा होता है, हैंडपंप का हैंडल काफी बड़ा होता है।
या मिड में एक स्क्रू होता है और किसी सिस्टम के अंदर वो होता है, आप इसको कैसे चलाते हैं, कैसे इसको है ना घुमाते हैं, आप इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। सही बात है, इस तरह से ही रोटेशन पॉसिबल है, इस तरह से रोटेशन होता है। तो रोटेशनल एक्सिस से जब आप डिस्टेंस ज्यादा लेते हैं, तो हैंडल को आप कंफर्टेबली रोटेट करवा पाते हैं। इस हैंडल को रोटेशन देने के लिए एक फिक्स्ड टॉर्क चाहिए ही चाहिए, विदाउट उसके रोटेशन होगा नहीं। ठीक है, आपने अप्लाई किया फोर्स टेंजेंटली अप्लाई करते हैं आप इस तरह से, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या हो जाता है, टॉर्क, और हैंडल रोटेट करने लग जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता है, रोटेटरी मोशन करता है। ठीक है, अगर आप हैंडपंप के हैंडल को यहां से ग्रिप नहीं करें, यहां से ग्रिप करें और फोर्स अप्लाई करें यहां से, तो जहां आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अब वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं कह रहा था वो कुछ कम हो गया यहां से यहां तक। अब आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया। जब डिस्टेंस कम कर दिया रोटेशनल एक्सिस से आपने, तो अब आपको कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वो डिजायर्ड टॉर्क, जो इस हैंडल को रोटेट कर सकता है। तो जब आप डी कम कर देते हैं तो ऐसा ज्यादा लगाना पड़ता है, और डी कम कर दो आपको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना। जैसे हमारे हाउसेज में जो डोर्स विंडोज होती है, उनके डोर को क्लोज या ओपन करते हैं, तो वो हैंडल सबसे लास्ट में होता है, रोटेशनल एक्सिस से सबसे बाहर की तरफ होता है हैंडल। मान लो ये रोटेशनल एक्सिस है डोर की, तो आप हैंडल कहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ कहीं, यहाँ पर रोटेशनल एक्सिस है। रीजन, ताकि हमें डिस्टेंस मैक्सिमम मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिले, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़े। मान लो किसी अजीब सा कोई पर्सन है जिसने हैंडल यहाँ लगा दिया, रोटेशनल एक्सिस भी, तो अब उसको घुमाने में बहुत बहुत बहुत, है ना। रीजन, टॉर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को घुमाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू डी। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में ये फॉर्मूला यूज आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हम कहते हैं F1 फोर्स का जो मोमेंट है वो होगा F1 इंटू डी1, F2 फोर्स का जो मोमेंट है वो होगा F2 इंटू डी2। जो फोर्स, जो मोमेंट मतलब टॉर्क, मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क। जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो, स्टैंडर्ड है, जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो उनको ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, एक रूल है। और जो टॉर्क क्लॉकवाइज हो उनको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और अगर फिर भी सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों का वेक्टर सम क्या आ रहा है, 0। Principle of moments: the anti-clockwise moments always taken as positive and the clockwise moments always taken as negative. This is simply principle of moments. जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे साइन कन्वेंशन रूल्स, है ना, लेंस में मिरर में पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, साइन कन्वेंशन रूल्स बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो स्टैंडर्ड है, और पूरे प्लेनेट पर उस इंफॉर्मेशन को सभी लोग उसी तरह से यूज लेते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को इस प्लेनेट पर सभी पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को नेगेटिव, बस एक फिक्स्ड किया हुआ है। तो ये भी कन्वेंशन है, ये भी एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि दो ऑप्शन थे, उसमें से इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है सभी ने इक्वली, ताकि क्या बनी रहे, यूनिफॉर्मनेस बनी रहे, अदरवाइज सब फ्री हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट्स नेगेटिव। ये एरो दिख रहा है ना, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए चाहिए होता है मोमेंट मतलब टॉर्क, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से रोटेशनल एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए सिंबल है के, कैपिटल के ही होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, I इक्वल टू mr स्क्वायर, सबसे बेसिक
फॉर्मूला, सबसे बेसिक डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर अ पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², और इसकी डेफिनेशन भी आपने देखी थी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास of the particle and square of distance from the rotational axis, है ना। तो अगर कोई रोटेशनल एक्सिस है और बस पार्टिकल है एक छोटा सा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको पता है रोटेशनल मोशन में एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस है जो मास का ट्रांसलेटरी मोशन में है, जो मास का ट्रांसलेटरी मोशन में। तो ये तो एक डेफिनेशन। अब अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, ये CM है सेंटर ऑफ मास, और बाहर कोई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू k²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर²। तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू सम डिस्टेंस स्क्वायर। मास किसका, बॉडी का मास। अब वो जो डिस्टेंस हमने ऐसे ही लिख दी और उस डिस्टेंस को यूज लेने से हमें एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिसीव हो रहा है। दैट मीन्स द डिस्टेंस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज क्या होगा, kg इंटू मीटर²। हमने बॉडी का मास तो लिख दिया, अब हमें कुछ डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, हमने k² लिख दिया, और ऐसा लिखते ही हमें I रिसीव होता है इस पूरी बॉडी का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। कल याद है आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिखा रहा था, यहाँ पर अगर मैं, चलिए k तो अलग होता है ना, k कुछ अलग होता है, इस रोटेशनल एक्सिस को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ ये जो सेपरेशन होता है ना, ये तो होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का कुछ डिस्टेंस। यहाँ पर I इक्वल टू मैंने लिखा था mk², तो k होगा रेडियस ऑफ गायरेशन कब, जब इसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करने पर क्या रिसीव होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक और फॉर्मूला आपको याद है, I इक्वल टू ICM, ऐसा ही कुछ लिख रहे थे हम, और md², सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और ये कोई आउटसाइडर एक्सिस, उनके बीच का सेपरेशन d है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये होता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन ही पता हो, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम हो तो बस टेंशन ही नहीं है, उसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करो, आपको क्या रिसीव होता है, I। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पता है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता है, ICM पता है, तब आपको सेम I पता करने के लिए, क्या कह रहा हूँ, सेम I पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज देना होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमें I बताता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमें वही I के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन देता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्वियसली d से ज्यादा होगा ना, सोच के बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन d से तो ज्यादा होगा, रीजन ICM ऐड हो रहा है इसमें, और ये अकेला ही इन दोनों के बराबर है, ये अकेला ही इन दोनों के बराबर है, मास तो वही है, ये भी वही मास है, ये भी वही मास है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है, इससे 100% थोड़ा ज्यादा होता है, और mk² की यूनिट वही होगी जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आपको लर्न क्या करना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम rotational axis whose square when product with mass of the body, the perpendicular distance from rotational axis whose square when product with mass of the body gives us moment of inertia of the body about the rotational axis। तो रोटेशनल एक्सिस से, किसी भी रोटेशनल एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करो, तो हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, कोई तो डिस्टेंस ऐसी होगी जिसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करते ही I मिलता है, और वही डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप एक बड़ा टॉपिक कर पाते हैं,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, एक टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो रोलिंग तो जानते हैं आप, रोलिंग क्या होता है? अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है और उसकी रोटेशनल एक्सिस मूविंग है, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग। जैसे सीलिंग फैन की बात करें तो वो प्योरली रोटेशनल मोशन करता है, उसकी रोटेशनल एक्सिस ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करती है। बट अब इसको मार्कर को हम देखें, ये रोटेट भी कर रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा भी रहा है, तो इसकी रोटेशनल एक्सिस सिलेंड्रिकल है ना, इस सिलेंडर की एक्सिस इसकी रोटेशनल एक्सिस है, तो रोटेशनल एक्सिस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है। हमारे जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, इनके व्हील्स भी रोलिंग ही करते हैं, इनकी रोटेशनल एक्सिस एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती भी है, और व्हील्स रोटेशन तो करते ही हैं उसके अबव। तो रोलिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी पता करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो गाइस रोलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, तो उन दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन आप सब जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम को आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो आपको बेटर लगे। रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोई बताओ? एम के प्लेस पर क्या होता है रोटेशनल में, है ना? तो रोटेशनल में मास का रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वी का रोल कौन प्ले करता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। कॉरस्पॉन्डनेस हमेशा काम आएगी। तो आपको जो फॉर्मूलाज लीनियर के लिए लर्न है वो आपको रोटेशनल के लिए भी समझ लो लर्न है, क्योंकि आपको कॉरस्पॉन्डनेस पता है। क्या कॉरस्पॉन्डनेस? जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, है ना? यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ फोर्स है तो वहाँ टॉर्क है, यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ मास है तो वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कॉरस्पॉन्डनेस पता है ना, इसलिए। ओके, तो ठीक लिख दिया मैंने। अब आगे की बात, एम बी स्क्वायर प्लस हाफ भाई ये जो आई है ना, आई, तो रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर कोई यूज ले ले तो वो आई पता लगा सकता है। हमेशा कभी भी आपको आई पता लगाना हो तो रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट कर दो तो क्या रिसीव होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि इसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट करो और हमेशा क्या रिसीव होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओमेगा की बात आपको बताएं, आपको याद होगा V इक्वल टू आर ओमेगा। अगर रेडियस आर नहीं है, कैपिटल आर है, किसी रिंग की, किसी डिस्क की, किसी सिलेंडर की रेडियस मैंने एज्यूम कर ली क्या है? कैपिटल आर है, ये लीजिए कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तो कैपिटल एम लिखना था। तब ओमेगा वी आर में रिलेशन ये हो गया। मैं ओमेगा के प्लेस पर V बाय आर पुट कर सकता हूँ ना, तो सिंपल। ओमेगा के प्लेस पर क्या हो जाएगा? V बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दो चेंज करते ही, कौन से दो चेंज? एक आई के प्लेस पर, दूसरा ओमेगा के प्लेस पर, तब आपको कुछ कॉमन आता हुआ दिखेगा। क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात, कॉमन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। अब डिफरेंट बॉडीज के लिए जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, एक आपकी बुक में एक अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, जिसमें कहा गया है कि सेम हाइट से रिंग को, सिलेंडर को, सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया
और पूछ रहे हैं कि ग्राउंड पर पहले कौन आएगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी ग्राउंड पर। यहाँ पर भाई यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, सबको सेम हाइट से रिलीज किया जा रहा है। एक बार रिंग को किया, एक बार सॉलिड सिलेंडर को कर दिया, एक बार सॉलिड स्फीयर को कर दिया, रिलीज किया, तो ये घूमेगा और आगे आएगा। तो क्या कौन सा मोशन करते हुए आएगा, रोलिंग, और यहाँ पर पहुंचेगा वो और रोल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं रिंग, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर में से कौन ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा, कौन पहले नीचे आएगा। तो इस फॉर्मूले से ही बात समझ में आती है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और काम करता है। अगर m मास की बॉडी h हाइट पर है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बॉडी ग्राउंड पर आ जाएगी तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग कहेंगे हम, क्योंकि रोल भी तो कर रहा है वो, स्लिप करते हुए नहीं आ रहा है, रोल करते हुए आ रहा है। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है वाली, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं। यही तो है, वन लिखा नहीं शायद इन्होंने, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन है कोई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ही लिखा हुआ है। अरे ये तो ओनली रोटेशनल के लिए है, पीछे ट्रांसलेटरी भी होगा, देन सम किया होगा। ये कहां से किया आपने, ये किसका नोट्स है, मैंने पीडीएफ सेंड किया ना, उसमें देखना, ये स्टेप्स होंगे इन दोनों का सम। खैर इसको छोड़ो, आप यहाँ देख लो, आप ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ये रोटेशनल वाला आर है, ये ट्रांसलेटरी वाला टी है, और इन दोनों का सम होगा के, टोटल एनर्जी रोलिंग के लिए, है ना। यहाँ कैपिटल के ही होता है काइनेटिक एनर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने बस वहां पर ओनली इसका लिखा हुआ है शायद, ओनली ओनली रोटेशनल का, है ना। हाँ, तो एक अच्छा टॉपिक है, रिंग की बात करें, है ना। लेट सपोज जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रिलीज किया वो क्या है, रिंग है, रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके उससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट होता है रोटेशन। जब रोल कर रही है तो रोटेशन तो इसकी एक्सिस के अबाउट ही होगा। तो वो क्या होता है, मुझे लगता है यही होता है, आपके पेपर में जो टेबल है ना, mr², और रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग आई क्या होता है। तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग आई क्या होता है, दोनों फॉर्मूलाज को देखिए। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी होता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन को यूज ले लें तो ये भी होता है। इन दोनों से क्या पता लग रहा है, इन दोनों से पता लग रहा है k² का रेशियो क्या आएगा, 1। इन द केस ऑफ रिंग ओनली, रिंग के केस में k² 1 आता है। रीजन, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेडियस को यूज लेकर ये होता है। तो यहाँ पर k² के प्लेस पर 1 आ जाएगा रिंग के केस में। फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ mr² होता है फॉर्मूला, याद आया कुछ। सॉलिड, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, तो इसकी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड है, हमेशा mk²। तो इन दोनों का अगर रेशो करें तो k² अब क्या आएगा, k² अब क्या आएगा, 1/2, है ना। इस 2 को मैं यहाँ सेंड कर सकता हूँ ना, तो k² की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी ना। तो दिस इज फॉर सॉलिड सिलेंडर। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के केस में आपको याद है आई क्या होता है, 2/5 mr², उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा ये यूज लेना है। इससे k² क्या आएगा, तो उसको मैं यहाँ सेंड कर सकता हूँ, है ना। तो k² की वैल्यू क्या मिलेगी, या 2/5, k²
अपॉन आर स्क्वायर 2/5 है ना। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 2/5, ठीक बात। तो रिंग के केस में क्या था, याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है। रिंग के केस में इनका रेशियो 1, सॉलिड सिलेंडर डिस्क दोनों के केस में ये, रिंग और होलो सिलेंडर दोनों के केस में ये, और स्फीयर के केस में ये। वे रॉड तो कभी रोल करेगी नहीं, रोल करने वाले रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर और स्फीयर ही होते हैं। तो ये 3 रेशियो आपके काम आते हैं। दिस इज फॉर रिंग एंड होलो सिलेंडर, दिस इज फॉर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर। जब ये रेशियो पता लग जाते हैं तो आपको के पता लग जाता है, ये के, समझ रहे हैं बात को। और अब मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ, 50% काम हो गया। लेट सबसे पहले रिंग के लिए, फॉर रिंग K1, सबसे पहले रिंग के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी K1 मान लेता हूँ। तो K1 क्या होगी, चलिए K ही मानना पड़ेगा क्योंकि सबको सेम हाइट से रिलीज कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबका मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, ऐसा कहा गया है। तो हाफ m v1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो mv स्क्वायर आ रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल, mv स्क्वायर हाफ नहीं है। अब इससे v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा k/m, तो v1 इक्वल टू क्या होगा रूट k/m। ये k क्या है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग, और ये k किसके इक्वल होगा, याद आया कुछ, k किसके इक्वल होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, है ना, mgh के इक्वल। m से m कैंसिल, तो v1 इक्वल टू क्या आया रूट gh। ये है स्पीड किसकी, रिंग की, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगी। इसी मेथड से आप सॉलिड सिलेंडर के लिए करें तो देखिए सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए इसका रेशो कितना है, सॉलिड सिलेंडर के लिए इसका रेशो हाफ है। तो देखिए फॉर सॉलिड सिलेंडर सेकंड, ये तो रिंग के लिए हो गया, k इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 + हाफ। भाई सॉलिड सिलेंडर है तो v चेंज करना पड़ेगा, सबकी स्पीड कुछ अलग अलग होगी, वही तो पता लगानी है। रिंग की तो v1 है, k के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ mgh, बताया था आज मैंने, इधर मैंने अभी पहले लिख दिया, हाफ m v2 स्क्वायर, अंदर क्या आएगा 3/2, 3/2 ही आएगा ना, हाफ 1 + हाफ। तो यहाँ पर m कैंसिल, इसको इधर सेंड कर दें, 4/3 gh इक्वल टू v2 स्क्वायर, देख पा रहे हैं, हाफ 3/2, 3/4 आएगा, 3/4 को उधर सेंड कर दिया, 4/3। सो v2 इज व्हाट अंडर रूट 4/3 gh। और मुझे लगता है ये v2 v1 से थोड़ा ज्यादा है, ये v2 v1 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अंदर फैक्टर दिख रहा है 4/3, 1 से ज्यादा है, gh वहां भी है, gh यहाँ भी है। उसका मतलब जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी स्पीड v2 रिंग से ज्यादा होगी जब वो ग्राउंड पर आएगा, ट्रांसलेटरी स्पीड। एक और लास्ट, जब हम स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर, तो स्फीयर के लिए k इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v3 स्क्वायर मान लेते हैं, 1 + 2/5 कर दूं, 2/5 ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अंदर 7/5 है ना, तो रेशियो करेंगे तो 7/5, प्रोडक्ट करेंगे तो 7/10, तो 10/7। और k के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी, mgh इक्वल टू mv3 स्क्वायर, m से m कैंसिल, सो v3 इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 10/7 gh। और मुझे लग रहा है v3 तो सबसे ज्यादा है, 10/7 का रेशो 4/3 से भी ज्यादा होता है, भाई 4/3 तो 1.33 होता है, इसको करेंगे तो 1.3 से ज्यादा मिलेगा, है ना। तो दैट मीन्स v3 इज मैक्सिमम, v2 इज सेकंड नंबर, v1 इज लास्ट, है ना। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तीनों को एक साथ रिलीज कर दें, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही सबसे पहले पहुंचेगा, उसके पीछे पीछे आएगा सॉलिड सिलेंडर, और सबसे लास्ट में आएगी रिंग ग्राउंड पर, है ना।
तो ये रोलिंग के कॉन्सेप्ट से, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 7th चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है ये। अब बॉडीज आप देख लेना कौन कौन सी है। मैंने तो रिंग, होलो सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर बताया। इन्होंने क्या कहा है, ये तो सेकंड पार्ट है, ये तो सेकंड पार्ट है। कौन सी बॉडीज है, यही है ना, रिंग, होलो सिलेंडर, सॉलिड, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड स्फीयर। ये 3 ले सकते हैं क्योंकि यही डिफरेंट है, यही तो डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन था। इसके साथ ये चैप्टर थ्योरेटिकली तो ओवर होता है और आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, जो बहुत सारे फॉर्मूलाज आए हैं इस चैप्टर में, है ना। तो इस क्लास तो ऑफ करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ग्रेविटेशंस, है ना। थैंक यू।